छत्तीसगढ़ में अन्य पिछड़ा वर्ग और आदिवासी वर्ग के ध्रुवीकरण की कोशिश वाली राजनीति एक बार फिर से तेज हो गई है। ओबीसी समाज में कांग्रेस के बड़े जनाधार के मुकाबले के लिए बीजेपी ने विष्णुदेव साय की जगह संघ की पसंद से अरुण साव को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। इस बदलाव से बीजेपी के नेता उत्साहित नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बदलाव के बाद कई सवाल भी उठ खड़े हुए हैं कि क्या बदलेंगे और सियासी समीकरण, क्योंकि अरुण साव ओबीसी वर्ग से आते हैं। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक भी ओबीसी वर्ग से हैं। ऐसे में क्या केंद्रीय नेतृत्व नेता प्रतिपक्ष बदलेंगे? क्योंकि छत्तीसगढ़ की परिपाटी रही है कि एक बड़ा पद सामान्य या आदिवासी वर्ग को जाता है, तो क्या नेता प्रतिपक्ष भी किसी आदिवासी या सामान्य वर्ग से बनाया जाएगा? इधर सीएम भूपेश बघेल ने अरुण साव को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी विष्णुदेव साय को एक दिन बाद भी हटा सकती थी, क्योंकि विष्णुदेव साय आदिवासी हैं और आज आदिवासी दिवस है। भाई अरुण साव जी को बहुत बधाई, पार्टी का उनका आंतरिक मामला है, जिसको अध्यक्ष बनाए, लेकिन सांसद जी हैं और अरुण साव जी को बधाई। लेकिन ये है कि विष्णुदेव साय चूंकि आदिवासी थे और विश्व आदिवासी दिवस के दिन उसको हटा दिया गया, एक दिन बाद हटा सकते थे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने अरुण साव को बधाई दी। साथ ही सीएम भूपेश के बयान पर कहा कि कांग्रेस को पता होना चाहिए कि ये वही बीजेपी है जिसने अनुसूचित जनजाति के लिए अलग विभाग का गठन किया और राष्ट्रपति भी आदिवासी वर्ग से बनाया। मुख्यमंत्री को ये मालूम होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने अनुसूचित जनजाति के लिए अलग से विभाग का गठन किया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि इस देश के सर्वोच्च पद में एक ऐसी हमारी बहन को चयनित किया गया, द्रौपदी मुर्मू, जो अनुसूचित जनजाति की है। इतना बड़ा सम्मान हिंदुस्तान की राजनीति में आज तक नहीं मिला। तो ऐसा भारतीय जनता पार्टी हमेशा अनुसूचित जनजाति को राष्ट्रीय स्तर हो या प्रदेश स्तर हो सम्मान देती है। बीजेपी में बदलाव की बातों को बड़े नेता नकारते रहे, लेकिन अचानक आया आदेश अब कई चर्चाओं को जन्म दे रहा है। इस बदलाव को लेकर बीजेपी के नेता उत्साहित नजर आ रहे हैं, तो वहीं ये बदलाव कांग्रेस को भी सोचने पर मजबूर कर रहा है। हालांकि अब देखना ये होगा कि इस बदलाव से आने वाले 2023 के चुनाव में बीजेपी को कितना फायदा मिलता है। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। विश्व आदिवासी महोत्सव के बीच लगातार शोर चल रहा था आज विश्व आदिवासी दिवस के दिन, और कुछ ऐसी आवाज बीजेपी के अंदर से आई कि हर किसी का ध्यान भटक सा गया। हर किसी के जहन में बस एक ही सवाल कि अरे ये कब, कैसे। हालांकि जिस दिन से अजय जामवाल रायपुर से दिल्ली के लिए उड़े थे, उसी दिन यह पटकथा लिख दी गई थी कि प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा बदलेगा, लेकिन उस चेहरे का विकल्प अरुण साव के नाम पर आकर ठहरेगा, यह किसी को दूर दूर तक यकीन नहीं था। तो क्या बीजेपी ने ओबीसी बनाम ओबीसी का दांव खेल दिया है? क्या भूपेश बघेल के विकल्प के तौर पर अरुण साव बीजेपी को परफेक्ट लग रहे हैं? यह सवाल आज पूरे दिन तैरता रहा, और अब तो सवाल यह भी आ रहा है कि दो शीर्षस्थ पदों पर बिलासपुर जिले से प्रतिनिधित्व क्या रहेगा। यह तो बात भूमिका की हो गई, अब असल मुद्दे पर आते हैं। क्या बीजेपी में अब नए नेतृत्व के साथ चलने की चुनावी कवायद शुरू हो रही है? क्या यही वह टीम रहेगी जो 2023 में बीजेपी की नैया पार लगाएगी? पार्टी सूत्रों की माने तो बीजेपी के लिए यह वक्त बेहद जरूरी था कि नेतृत्व पर कोई बड़ा फैसला लिया जाए। जरूरी इसलिए भी था कि मुख्यमंत्री दूसरी तरफ आक्रामकता के साथ लगातार बल्लेबाजी कर रहे थे। गाय का मुद्दा, राम का मुद्दा, कृष्ण का मुद्दा, किसान का मुद्दा, कोई ऐसा वर्ग नहीं था जिसे कांग्रेस ने छूने की कोशिश नहीं की हो। जाहिर सी बात है कि यह बीजेपी के लिए संकट की घड़ी थी। ऐसे में कोई एक ऐसा आक्रामक बल्लेबाज जरूरी था जो 2020 के अंदाज में बल्लेबाजी कर बीजेपी को जीत का ताज दिला सके। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। अरुण साव और बीजेपी को यह बखूबी पता है कि उनके लिए अगला 1 साल का वक्त कांटों से बिछे रास्ते में चलने के समान है। एक तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक बड़ा छत्तीसगढ़िया चेहरा है, किसानों के बीच गहरी पैठ बना लेने वाली कांग्रेस की सरकार है, सॉफ्ट कॉर्नर वाले वह वोटर जिनका वास्ता गाय, रामकृष्ण जैसे मुद्दों पर रहता है, वह भी काफी हद तक कांग्रेस से करीब है। ऐसे में
बीजेपी का बदला चेहरा क्या पार्टी को संकट में जान फूंकने की ताकत रखता है? यह एक बड़ा सवाल बनेगा। आज हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे कि चेहरा तो बदल गया, क्या पार्टी के तेवर भी बदलेंगे? क्या अरुण साव के पास मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के तर्कश का जवाब देने के लिए कोई तीर मौजूद होगा, या फिर सिर्फ नाम के ही प्रदेश अध्यक्ष बदल जाएंगे? कुछ नई भूमिका बीजेपी के अंदर दिखाई नहीं देगी। तो बड़ा सवाल है, साव पर दाव। हमारे साथ बातचीत करने के लिए तीन बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद है रामोतर तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। मेरे साथ धनंजय सिंह ठाकुर जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। और श्रीचंद सुंदरानी जी हैं, जो खुद विधायक रह चुके हैं, बहुत बखूबी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए यह वक्त कितना जरूरी था। सबसे पहले रामोतर जी के पास चलता हूं। रामोतर जी, बीजेपी के अंदर क्या देख रहे हैं? इतने सारे छत्रप हैं, रमन सिंह का गुट अलग, बृजमोहन अग्रवाल का गुट अलग, उधर आदिवासी लॉबी अलग चलती है। ऐसे में वह नाम अरुण साव, मुझे बहुत अच्छे से याद है 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो हम लोग खोज रहे थे कौन है अरुण साव, कहां से जाए उनकी बाइट हम लोग ले लें, कहां से चले जाए उनका 1-2 हम कर लें। कोई अरुण साव को जानता तक नहीं था। इतना नया चेहरा, पुराने लोग हैं, भाई इनके बीच में ही आपको काम करना पड़ेगा, इनको अपनी बात मनवाना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं लगता बात मनवाने में और काम करवाने में 1 साल का समय निकल जाएगा? क्या लग नहीं रहा है कि कोई एक्सपीरियंस्ड नेता होता जिसे प्रदेश अध्यक्ष बनाते, शायद भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा फायदा मिलता? रामोतर जी, दुविधा में पड़ी भाजपा लंबे समय से नेतृत्व परिवर्तन के लिए नए चेहरे की तलाश कर रही थी, क्योंकि पिछले 15 साल के चुनाव में अगर देखें तो साहू जो है वो भाजपा के कोर वोट बैंक रहे हैं। वो साहू समाज पिछले विधानसभा चुनाव में खिसक कर कांग्रेस के साथ रही है। उस वोटर को, उस समाज को फिर से साधने की कोशिश के तहत संघ पृष्ठभूमि के बिलासपुर के सांसद को यह कमान सौंपी गई है। सवाल यह है कि आदिवासी दिवस के दिन एक आदिवासी जो तीसरी बार का अध्यक्ष है, केंद्रीय मंत्री है, उसको हटाया गया, तो निश्चित तौर पर यह सवाल उठेगा, क्योंकि आदिवासी का वोट बहुत मुश्किल से भाजपा को मिलता है। तो एक बात रही है। दूसरी बात ये रही है कि ये परिवर्तन जो है भाजपा का, यही नहीं रुकेगा, ये अलग अलग स्तर पर जाएगा, क्योंकि अब नया नेतृत्व की बात हो रही है, युवा वर्ग की बात हो रही है और परिवर्तन की बात हो रही है संगठन पर, और ये जिला स्तर तक कैसे होके पार्टी को खड़ा किया जाए। क्योंकि एक तरफ भाजपा पूरे देश में डंका बजा रही, मगर छत्तीसगढ़ में उसकी स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर होती जा रही है, उसकी रणनीतियां फेल हो रही हैं। तो ऐसे में एक संगठन वाली पार्टी, एक सोच वाली पार्टी जिसके पास सब चीज है परंतु छत्तीसगढ़ में खोया खोया है, उसको जगाने के लिए ये कवायद चल रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि विधानसभा चुनाव चुनौतीपूर्ण है, भूपेश जैसा जुझारू और उसके काम करने के तरीके हैं, वो एक जनाधार को मजबूत बनाए हुए रखे हैं। सुंदरानी जी, वो पुराना गाना है, ऐसी क्या भूल हो गई हमसे, वो शायद विष्णुदेव साय जी आज गा रहे होंगे। विश्व आदिवासी दिवस था, इतनी हड़बड़ी क्या थी? सुंदरानी जी, एक दिन रुक जाते, बैठे बिठाए कांग्रेस को बड़ा मुद्दा मिल गया, आदिवासी चेहरा था, आपने विश्व आदिवासी दिवस के दिन को हटा दिया। और सोचना भी आपको चाहिए भी, क्योंकि 30 विधायक हैं टोटल, उसमें केवल 2 विधायक हैं आपके पास, ननकीराम कंवर और डमरूधर पुजारी। आदिवासी समाज वैसे ही आपसे नाराज है, एक तो बड़ी नाराजगी आज फिर आपने ले ली। क्या लगता है एक आध दिन रुक जाते तो कोई दिक्कत हो जाती? आदित्य जी, ये निर्णय कोई आज का निर्णय नहीं है। ये निर्णय पिछले 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने से लगातार इस पे एक्सरसाइज हो रही होगी, और राष्ट्रीय नेतृत्व के पास बहुत सारे निर्णय एक साथ लेने होते हैं। तो ये इत्तेफाक है कि आज विश्व आदिवासी दिवस के दिन ये फैसला हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों की उपेक्षा करती है। विष्णुदेव साय जी 3 बार के अध्यक्ष हैं, सांसद रहे, विधायक रहे, मंत्री रहे केंद्र में, और अब भी उन्हें कोई न कोई बड़ी जवाबदारी मिले, ये संभव है। तो इससे अपने को जाति से जोड़कर, धर्म से जोड़कर, विशेष रूप से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। पार्टी ने कोई बड़ा निर्णय लिया है तो निश्चित रूप से उनकी रणनीति, और दिल्ली में हमारे जो वरिष्ठ नेता बैठे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, अमित शाह जी हैं, मोदी जी हैं,
वो जो भी निर्णय लेते हैं प्रदेश की स्थिति से वे वाकिफ होते हैं, और वो जो निर्णय लेते हैं उसके पीछे कोई बहुत बड़ी उनकी तैयारी होती है। तो निश्चित रूप से हमारा लक्ष्य 2023 में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में वापसी करना, सत्ता की वापसी हो, इस दिशा में बहुत सारे निर्णय केंद्र लेता है और उसी कड़ी में ही देखा जाना चाहिए। और अरुण साव जी निश्चित रूप से आपने कहा कि नया नाम है, मैं तो ये मानता हूँ कि पिछले 6 महीने से पूरी एक्सरसाइज पार्टी की चल रही थी और अरुण साव जी को आगे रख के संयोजक बना के सोनाली जी एक्सरसाइज तो कर रहे हैं आप लोग, लेकिन नेता प्रतिपक्ष का क्या, उनकी तो हार्ट बीट वैसी तेज कर दी आपने। क्योंकि सीधी बात है, राम अवतार जी भी जानते हैं, धनंजय भी जानते हैं कि एक ही वर्ग से 2 बड़े पद नहीं दिए जा सकते, परिपाटी छत्तीसगढ़ की रही भी नहीं है। तो एक को तो आपने बदल दिया, दूसरे को रात भर सोने नहीं देंगे, अब कैसे होगा बताइए। नेता प्रतिपक्ष सीधे तौर पर बदलने की तैयारी, ये भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। देखिए, जो भी पार्टी निर्णय करेगी, पार्टी के वरिष्ठ जन निर्णय करेंगे, प्रदेश के हित में जो भी संभव होगा वही निर्णय करेंगे। इससे किसी व्यक्ति को हटाना या जोड़ना नहीं है। आप क्या सोचते हैं कि आज विष्णुदेव साय जी प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहे तो क्या उनकी जिम्मेदारी, जवाबदारी खत्म होगी, बल्कि बढ़ चढ़कर उनका उपयोग किया जाएगा। आगे तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा जी रमदास जी, पूरा इस फेरबदल जो अभी हो रहा है, हुआ है और होने वाला है, इसमें जाति समीकरण का खेल ज्यादा है, योग्यता का नहीं है। बिल्कुल। जो पहली बार नेता प्रतिपक्ष को लेकर जो विवाद भाजपा कार्यालय में हुआ था कि जाति नहीं योग्यता की बात होनी चाहिए, शायद अभी तक वो योग्यता वाले लोगों को दरकिनार करते हुए जाति समीकरण के तहत ये नियुक्ति हो रही है। ये एक तरह सोचने लायक बात। रावतर जी, उस समय आपको याद होगा, मुझे भी बहुत अच्छे से याद है, आप तो खैर वरिष्ठ हैं, आपको और अच्छे से याद होगा कि जब ये नेता प्रतिपक्ष का चुनाव हो रहा था तो सभी विधायक धर्मलाल कौशिक के खिलाफ थे, लेकिन रमन सिंह का वीटो पावर चला और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक बने। बहरहाल धनंजय जी मेरे साथ है। धनंजय जी, क्या मजबूत मान रहे हैं, साव का चेहरा ज्यादा मजबूत है विष्णुदेव साय से? क्योंकि विष्णुदेव साय का कहीं ना कहीं आप लोग कहते थे कि वो आक्रामकता नहीं जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल में थी जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे। ओबीसी बनाम ओबीसी की लड़ाई अब भारतीय जनता पार्टी ने इसको कर दिया है। कांग्रेस के लिए मुश्किल तो नहीं आने वाले समय में, क्योंकि कांग्रेस एक तरफ ओबीसी रिजर्वेशन की बात कर रही, 27% आरक्षण की बात कर रही, मुश्किल दिख रही, चुनौती आने वाले 2023 में। धनंजय जी देखिए, सबसे पहले तो विश्व आदिवासी दिवस की पूरे प्रदेश को बधाई शुभकामनाएं दे रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से। और सबसे ज़्यादा दुखद विषय ये है, जहां विश्व आदिवासी दिवस पर हम आदिवासी समाज को प्रोत्साहित करने की बात करते हैं, उनसे कला संस्कृति परंपरा तीज त्यौहार को विश्व में पहुँचाने की बात कर रहे हैं, उस वर्ग को अधिकार देने की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को प्रोत्साहित करने के बजाय उसको पद से हटाकर हतोत्साहित करने का काम किया है। पूरे आदिवासी समाज का उन्होंने अपमान किया है। दूसरी बात, एक छोटे शेर के साथ मैं शुरुआत करूंगा। गालिब ता उम्र ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। मैं कहने का तात्पर्य यह है कि 15 साल के रमन सरकार के कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार, किसानों पर अत्याचार, यहाँ के जल जंगल जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश, युवाओं के साथ धोखाबाजी और वादा खिलाफी जो हुआ छत्तीसगढ़ में, उससे भारतीय जनता पार्टी अभी नहीं, 2023 में भी नहीं, ताउम्र नहीं बाहर निकल सकती है। ये चेहरा बदल रहे हैं और इसका सबसे बड़ा कारण समझिएगा, आप जो बैनर चला रहे हैं साव पर दांव, मैं इस पे ही बात करना चाहूंगा। जब 2018 में इलेक्शन होता है तो इलेक्शन हारती है रमन सरकार के कर्मों के चलते भारतीय जनता पार्टी, जो अत्याचार यहां पर हुआ था। और ठिकरा किसके ओर फोड़ा गया? आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी के सिर पर ठिकरा फोड़ा गया, उनको हटाया गया। विक्रम उसेंडी जी को बनाएगा प्रदेश अध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी अपने कर्म से चुनाव हारी ना, उसके बावजूद देखेंगे जो स्थानीय स्तर पर जो चुनाव हुए थे, क्योंकि कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार से जनता पीड़ित रही है। इन दोनों नेताओं की चलती भी नहीं थी धनंजय जी। सुनिए तो पूरी बात कर लेता हूं मैं। और लेकिन विक्रम उसेंडी जी को हार का जिम्मेदार ठहराकर पद से हटा दिया गया और विष्णुदेव साय जी को इस पद की जिम्मेदारी दी गई। फिर चुनाव होते हैं, नगरीय निकाय के चुनाव तो हुए यहाँ पर, वहां भी भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता रमन सरकार के जो काले कर्म थे उसको अब तक नहीं भूल पाई है। किसान आज डरा हुआ, भयभीत महसूस करता है रमन सिंह के सरकार के पल को याद करने के लिए। अब विष्णुदेव साय जी को हटा दिया गया है, उनके भी कार्यकाल पूरा नहीं हो पाया है और 2023 के चुनाव में भी छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी जो मुंह की खाएगी तो हार का ठिकरा भी ये साव के ऊपर फोड़ने की तैयारी है। जैसे आपने साव पर दांव का जो बात लगाया है, ये बताए ना भाई, क्या गलती थी विष्णुदेव साय जी में, क्या गलती थी विक्रम उसेंडी जी में, क्या उनके नेतृत्व में इनको भरोसा नहीं रहा है? और आदिवासी दिवस के दिन आप आदिवासियों को हतोत्साहित कर रहे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, यहाँ पे आदिवासी वर्ग के आरक्षण खत्म करने का काम की, आदिवासियों के जमीन पर कब्जा करने के लिए भू संशोधन विधेयक लेकर आए थे, निर्दोष आदिवासियों को जेल में बंद करने का काम रमन सरकार के दौरान हुआ था। तो इनका चरित्र ही है और सत्ता पाने भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की हरकतें करते रहती है।
रामोतर जी, छत्तीसगढ़ में एक बड़ा वर्ग है ओबीसी समुदाय, उसमें भी दो वर्ग होते हैं। एक तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिस वर्ग से आते हैं, कुर्मी समुदाय, और एक होता है साहू समाज। हालांकि इस सरकार में भी ताम्रध्वज साहू मंत्री हैं, लेकिन चूंकि कुर्मीवाद सीधे तौर पर यह कहा जाता था कि ओबीसी में केवल कुर्मी जात के लोग जो हैं वो ज्यादा सुखी हैं या ज्यादा उनकी चल रही है, एक साहू फैक्टर देने की कोशिश की गई, ये मान के कि साहू समाज जो है फिलहाल इस सरकार से नाराज है। हालांकि अभी तक वो कोर वोटर बीजेपी का रहा है इसके पहले भी, लेकिन जिस तरह से आदिवासी समाज के एक शख्स को हटाया गया, बड़ा नाम है विष्णुदेव साय, इसमें कोई दो राय नहीं है, केंद्रीय मंत्री भी वो रह चुके हैं, और आज का दिन चुना, ये तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस को बोलने को बैठा बिठाया एक बड़ा मुद्दा मिल गया। अब बड़ा सवाल ये है, 1 साल सवा साल का वक्त है रामोतर जी, क्या ऐसा लगता है कोई बड़ा चमत्कार करने की स्थिति में लग रहे हैं अरुण साहू? देखिए, अरुण साहू जी क्योंकि नए हैं, उनको अभी कुछ समय समझने लगेगा, प्रदेश भर में दौरा करेंगे, तो सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने की उन्होंने भाजपा ने घोषणा की है, तो उसके तहत ये काम होंगे। चेहरे बदले गए हैं, सांकेतिक दिखाने की कोशिश होगी कि हमने ओबीसी के बजाय एक और ओबीसी जो हमारे साथ साहू समाज, हम उसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक कोशिश हो सकती है। परंतु जो इस समय जुझारू नेतृत्व मैदान में सक्रिय हैं, जो सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, धूल दूसरित हो, आंदोलनों में खड़े हो, टीम हो, ऐसे लोगों के साथ खड़े करते तो भूपेश जैसा जुझारू के साथ लड़ाई अच्छी होती। लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष होना जरूरी है, उसके लिए एक जुझारू नेता, टीम वर्क वाला, जिसकी पार्टी में स्वीकार्यता ज्यादा हो, अगर ये करते तो ज्यादा अच्छा हो। रामोतर जी, मैं वही बात याद कर रहा था, 2019 का जब लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों की लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने जारी की थी, तो अरुण साहू को मैं भी नहीं जानता था। बिलासपुर में भी मैं लोगों से बात की, बहुत सारे लोग उनसे परिचित ही नहीं थे, मतलब एकदम नया चेहरा था। निश्चित तौर पर मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा और वो जीत भी गए। संघ का एक बड़ा बैकग्राउंड रहा है उनके बारे में, जितना मैंने सुना है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से रहे, उसके बाद संघ में काफी एक्टिव रहे और संघ की ही पसंद चली है। मतलब बेहद साफ है, आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से टेक ओवर अभी से संघ ने कर लिया है। संघ का चेहरा है अभी जो अरुण साहू जो सामने आया है। लेकिन क्या रमन सिंह 15 साल के मुख्यमंत्री रहे, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जो पहले प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, उसके पहले विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, नारायण चंदेल, अजय चंद्राकर, ब्रिजमोहन अग्रवाल, नारायण चंदेल के अलावा अगर मैं बात करूं शिवरतन शर्मा, इतने बड़े बड़े नाम, इतने बड़े बड़े चेहरे, ननकी राम कंवर, अपने आप में एक पूरा कैनवास है। ये अरुण साहू को दिक्कत नहीं होगी इतने बड़े बड़े शीर्षस्थ लोगों के साथ समन्वय बनाकर चलना? देखिए, भाजपा गुजरात से लेकर सभी प्रदेशों में इन दिनों नया नेतृत्व और नई टीम खड़ा करना चाहती, क्योंकि एक पिछले 15 सालों में भाजपा से ये चूक हुई कि सेकंड लाइनर मजबूत तरीके से खड़ा नहीं कर पाई है। तो अब सेकंड लाइनर को इस नियुक्तियों के जरिए एक मौका देना चाहती है और उसके पीछे टीम को लगाना चाहती है। उसकी रणनीति का हिस्सा होगा ये भाजपा का कि चुनाव में फिर से जो एक जुझारू वर्ग है, जो कुर्मी समाज, उसके खिलाफ एक साहू समाज को एक तरह से ये कहा जाए कि हम आपकी नेतृत्व को देने की कोशिश करेंगे। एक संकेत के जरिए ये लड़ाई लड़ने की कोशिश होगी। है सुंदरानी जी, 30 विधानसभा सीटों पर सीधा सीधा प्रभाव डालते हैं साहू वोटर्स, इसमें कोई दो राय नहीं। और प्रदेश में अगर हम बात करते हैं तो कुर्मी समुदाय से ज्यादा वर्ग के लोग, अगर मैं बात करूं तो साहू समाज के लोग ज्यादा हैं पूरे प्रदेश में। ये ओबीसी बनाम ओबीसी की लड़ाई आपने शुरू करा दी है, जो लड़ाई कांग्रेस ने शुरू की थी, आप भी उसमें कूद गए हैं। ये ओबीसी बनाम ओबीसी से फायदा मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को, ऐसा लग रहा है? देखिए, निश्चित रूप से अरुण साहू जी हमारे लोकसभा के सदस्य भी हैं और पिछले लगातार काफ़ी समय से वो संगठन में काम कर रहे हैं और भारतीय जनता युवा मोर्चे में भी उन्होंने अपनी नेतृत्व क्षमता दिखाई है। तो आज साहू समाज एक बहुत बड़ा समाज है छत्तीसगढ़ में और निश्चित रूप से अरुण साहू जी की समाज में भी अच्छी पकड़ है और वो भारतीय जनता पार्टी से साहू समाज हमेशा जुड़ा भी रहा है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जो अरुण साहू जी के नेतृत्व में पार्टी का गठन होगा और जो पार्टी की टीम तैयार होकर काम करेगी, निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बनेगा। साथ ही विष्णुदेव साय जी हों या अन्य आदिवासी नेता हों, उनका भी भरपूर उपयोग पार्टी करेगी। क्या वो आक्रामकता भी 3.5 साल में नहीं दिखी? क्योंकि थोड़े दिन विक्रम उसेंडी जी, फिर ये भारतीय जनता पार्टी अब सदैव आक्रामकता से काम करते रही है,
छत्तीसगढ़ में लगातार आंदोलन करते रहे, अध्यक्ष चाहे विष्णुदेव साय जी रहे या विक्रम उसेंडी जी रहे या अरुण साव जी बने हैं या आने वाले समय में और भी कोई अगर परिवर्तन होते हैं, तो पार्टी के कार्यकर्ताओं की पार्टी है ये संगठन बेस्ड पार्टी है। संगठन काम करता है, नेतृत्व जो भी होता है पार्टी का कार्यकर्ता उसके पीछे खड़ा हो जाता है और पार्टी पूरी तरह से दमखम के साथ करेगी। और सेकंड लाइन अगर तैयार कर रही है पार्टी, तो ये तो जरूरी है आज के समय में। आज के समय में अगर दूसरी लीडरशिप तैयार नहीं हो, देखिए फर्स्ट दोनों रहेंगे, युवा भी रहेंगे। नहीं, रमन सिंह जी रहेंगे नहीं रहेंगे? नहीं, फर्स्ट लाइन में अब आ गए ना अरुण साव जी। आप तो सेकंड लाइन कहा। नहीं, सेकंड लाइन को आगे लाने का काम कर रही है पार्टी। मैंने ये नहीं कहा सेकंड लाइन है। अरे आप सुनिए, आप अपनी बात को अपने तक रखिए। आप सेकंड लाइन कहा। नहीं, आप अपने दल को संभाल नहीं पा रहे, दूसरे के दलों में जाकर अपना घर संभलता नहीं है। जहां तक मैं धनंजय से अगर नई लीडरशिप को लाने का प्रयास पार्टी कर रही है तो आप लोग घबरा क्यों रहे? अरे अरुण साव जी की घोषणा पे इतनी दोगे कांग्रेस अभी एक परिवर्तन अरुण सिंह जी सेकंड लाइन घबरा गई है। सुंदरानी धनंजय जी पूछ रहे हैं क्या रमन सिंह जी के रिटायरमेंट का वक्त आ गया, ये पूछना चाह रहे हो? नहीं, ये तय करेंगे हम। नहीं, आप तय करोगे? नहीं, ये तय करेंगे। आप बताइए। चलिए उनको तय करने दीजिए। फर्स्ट लाइन है, आज हमारे सबसे वरिष्ठ नेता है। चलिए उनको तय करने से 15 साल के फर्स्ट लाइन मतलब अरुण साव सेकंड लाइन है ना? भयभीत क्यों हो गए हो? चलिए ठीक है, ये पार्टी का अंदरूनी विषय। धनंजय जी एक लास्ट सवाल मैं आपसे लेना चाह रहा हूँ। बताइए ना, फर्स्ट लाइन कौन है? धनंजय जी, अरे हमारा एक कार्यकर्ता बच्चा अटल बिहारी रमन सिंह जी, अरुण साव जी में फर्स्ट लाइन कौन है? बच्चा अटल बिहारी वाजपेयी का। चलिए धनंजय जी एक मेरा आखिरी सवाल है, उसके बाद क्लोज करना है मेरे को। छत्तीसगढ़िया बनाम छत्तीसगढ़िया की लड़ाई और तेज हो जा रही छत्तीसगढ़ में, साफ तौर पर नजर आ रहा है। एक बेहतर विकल्प, क्योंकि विपक्ष जब तक सॉलिड नहीं रहेगा, विपक्ष जब तक आक्रामक नहीं रहेगा, कहते हैं जनता की तरफ से एक आईना होता है विपक्ष। जरूरी था थोड़ा सा आक्रामक तेवर वाला नया नेता लाना, जरूरी था कम से कम एक विपक्ष के तौर पर भारतीय जनता पार्टी दिखे तो सड़कों पर। धनंजय जी देखिए, 15 साल तक छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार रही है, रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे। उस दौरान किस प्रकार से छत्तीसगढ़ियों का उपेक्षा होती रही पूरा प्रदेश ने देखा है। कांग्रेस की सरकार बनी और कांग्रेस ने जब मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी को जिम्मेदारी दी, पूरे छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ियावाद की जो बातें हुई, छत्तीसगढ़ के कल्चर की बात हुई, संस्कृति की बात हुई, यहाँ की परंपरा की बात हुई, यहाँ की बोली भाषा की बात हुई, तब कहीं जाकर आज 3.5 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को लगा कि छत्तीसगढ़ को करना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी दूसरी बात आपको नहीं मिलता और आंखों में धूल झोंक रहा है। जो सरकार है उसको इनके प्रभारी बोलते हैं कि थूक। और जैसे रामोदर तिवारी जी ने कहा कि ये सांकेतिक है, बहुत बड़ी बात उन्होंने कहा, तो मुझे ऐसा लगता है कि अरुण साव जी को भी आरएसएस ने अपने स्वार्थ के लिए सामने किया है। असल में ओबीसी वर्ग के भला आरएसएस भी नहीं चाहती है, और आरएसएस तो विरोध करती है आरक्षण का। आदिवासियों को भी आरक्षण कटौती करने में सरकार में हुआ था, और आरएसएस के नेता कई बार बोल चुके हैं कि जो आरक्षण है उसको खत्म करना चाहिए था, कि राजनीतिक स्टंट है। और पूरा ओबीसी वर्ग छत्तीसगढ़ में जानता है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी का चरित्र 15 साल रहा है। ठीक है, तो जी जल्दी खत्म करके जी। भाजपा की जो गुटबाजी है, ठीक, उस गुटबाजी में खुद वहां पर अमर अग्रवाल जी हैं, बहुत सारे नेता हैं, उनके बीच सामंजस्य बिठाना एक कठिन चुनौतीपूर्ण काम है। बिल्कुल, देखिए तो 2023 की जो जंग है वो अभी से बेहद ज्यादा दिलचस्प हो गई है। छत्तीसगढ़िया बनाम छत्तीसगढ़िया की लड़ाई और तेज होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। नया चेहरा है, नई ऊर्जा के साथ अरुण साव काम करेंगे, संघ का हाथ पीछे है ही। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से जितनी बात हुई उनका भी ये कहना था कि नेतृत्व बदलना बेहद जरूरी था। तो क्या अरुण साव का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी को संजीवनी दे पाएगा? क्या 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की नैया पार लगा पाएगा? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो दिन भर आज घूमते रहे हैं, तैरते रहे हैं, और इसका जवाब 2023 का विधानसभा चुनाव जरूर देगा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी लोग जुड़े। तो आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।